नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपना नया प्रोग्राम लेके जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। तो आज हम इसमें क्या नई बात करेंगे, तो आइए मैं बताता हूँ। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक कि हम सड़क मार्ग के द्वारा कहाँ कहाँ अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, और दूसरा कि हमें कब जाना चाहिए। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन जाके सबसे पहले हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये 15 मिनट के एपिसोड आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हर 1 मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये सारा मैंने खुद किया हुआ है और मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ। तो आपको जो मैं बता सकता हूँ वो आपको कोई कंसल्टेंट जो यहाँ बैठा हुआ है वो नहीं बता सकता। आइए पहले बात करते हैं कि हम अपनी गाड़ी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन से हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स? एक तो एशिया जहाँ हम लोग रहते हैं, दूसरा यूरोप जहाँ मैं गया था अपनी गाड़ी से दिल्ली से लंदन, तीसरा उसके साथ में अफ्रीका, चौथा अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, तो 5 हो गए। छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सब एक हिस्से में आते हैं, और 7वां है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बड़ा एक्साइटिंग है क्योंकि अंटार्कटिका में अपनी गाड़ी लेके जाना चाहता हूँ और अनफॉर्चुनेटली वहाँ आप अपनी गाड़ी से जा नहीं सकते। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि आप अपनी गाड़ी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये है कि अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं और हमें कोई ऐसा समुद्र पार नहीं करना पड़ता जिसको पार करने के लिए महीने लगते हैं, तो फिर वो तो 2 ही जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। एक साउथ ईस्ट एशिया और दूसरा यहां से इंग्लैंड तक यानी कि यूके। और वहां जाने के लिए छोटे छोटे जो है वो 1-1, 2-2 घंटे के जो आपके ओशंस आते हैं, समुद्र आते हैं, उसको आप फेरी द्वारा पार कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे कॉन्टिनेंट में अपनी गाड़ी के द्वारा नहीं जा सकते। तो वो कैसे जा सकते हैं? अब मुझे यहाँ से अमेरिका जाना हो तो अमेरिका में कैसे जाऊँगा अपनी गाड़ी के द्वारा? तो आपको अगर अमेरिका जाना है तो उसके लिए आप यहाँ से पहले लंदन तक गाड़ी ड्राइव करके लेके जाएंगे, और उसके बाद गाड़ी को शिप में लोड करेंगे और वो कंटेनर में लोड हो जाएगी, और आप तब तक वहाँ रुकिए, आराम करिए, और 15-20 दिन में गाड़ी महीने भर में वो पहुँच जाती है, और वहाँ जाके आप उसको रिलीज़ करिए। इस तरीके से आप हर कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं और अपनी गाड़ी को यहाँ से शिप कर सकते हैं। इसमें पैसे लगते हैं, और जब आप इतना बड़ा टूर कर रहे हैं तो फिर पैसे की कोई खास बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रिप मैंने किया था दिल्ली से लंदन तक का, उसमें हम कौन कौन से रास्तों से गए थे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया आप कैसे जा सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर सिंगापुर तक। क्योंकि अगर आप चाइना जाते हैं तो आपको कुछ रास्ता साउथ ईस्ट एशिया का वो आपको पार करना ही पड़ता है। तो एडवाइजेबल तो यही है, क्योंकि इस तरह के ट्रिप ज़िंदगी में खाली एक दफ़े ही लगते हैं। तो अगर आप दिल्ली से लंदन जाना चाहते हैं तो मेरी राय के हिसाब से आपको साउथ ईस्ट एशिया से भी जाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि यहाँ से अपनी गाड़ी से जाने के लिए, जहाँ आपको मेजर ओशन पार ना करना पड़े, तो कौन कौन से रास्ते हैं। यहाँ से अगर लंदन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, जब आप नक्शा खोल के देखते हैं, यहाँ से लंदन जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो है वो तो वाया पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से तो आप देखोगे, जब नक्शा उठाओगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ से आपने ईरान, इराक क्रॉस करा, आप टर्की आ गए, टर्की से आप सीधा यूरोप में एंटर कर गए। लेकिन अगर आप फॉरेन पासपोर्ट होल्डर हैं, भले ही आप इंडियन नेशनल हो, लेकिन अगर आपके पास कनाडा या अमेरिका या यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान से इंडिया ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकते। अब आप पूछेंगे कि मैं पाकिस्तान यहाँ से कैसे गया था। तो जब मैं पाकिस्तान गया था तो मेरी किस्मत अच्छी थी। एक तो 550वां प्रकाश उत्सव था हमारे पहले गुरु नानक देव जी का, और मुझे पिलग्रिमेज वीज़ा मिल गया। और दूसरा, हमारी दोनों सरकारों ने, हिंदुस्तान की सरकार ने भी और पाकिस्तान की सरकार ने भी बहुत सहयोग दिया था, और हमने जो कारनेट, जो हम एक डॉक्यूमेंट होता है, मैं उस पर गया था, और उस पर ही सारे यूरोपियंस और फॉरेन नेशनल्स पाकिस्तान द्वारा इंडिया आते हैं। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट यूज़ किया, और जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे मालूम पड़ा कि 25-30 साल के बाद कोई पहली हिंदुस्तान से प्राइवेट गाड़ी पाकिस्तान में एंटर करी थी। तो उसकी एक अलग कहानी है, पूरा एपिसोड है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्रॉस किया था बॉर्डर। तो फिलहाल तो बात यह है कि आप पाकिस्तान से, अगर आपके पास इंडियन नेशनल आप है और इंडियन पासपोर्ट है, तो पाकिस्तान के साथ आप नहीं जा सकते। तो आप कहाँ से जाएंगे? तो उसके जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो जो हमने इस्तेमाल किया था, यानी कि नेपाल से, और दूसरा रास्ता वो जो कि बर्मा यानी कि म्यांमार से होके जाता है। सो बीइंग एन इंडियन नेशनल, आपको नेपाल में किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप गाड़ी से जाते हैं आपको खाली गाड़ी इंडोर्स करानी पड़ती है वहाँ पर, तो आप नेपाल चले जाते हैं।
नेपाल से वहाँ से एक बॉर्डर आता है चाइना का, जिसको बोला जाता है जिलोंग बॉर्डर। जो चाइना साइड है उसको जिलोंग बॉर्डर बोलते हैं, और जो काठमांडू की साइड पे है यानी कि नेपाल में, उसको बोलते हैं रसुआ बॉर्डर। तो रसुआ बॉर्डर जो है वो काठमांडू से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहाँ पर एक रिवर बह रही है, और रिवर के साथ क्रॉस करते ही वहाँ पर सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है, और बिल्कुल 100 कदम की दूरी के ऊपर वहाँ पर आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ जाएगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो सामने नज़र जो बिल्डिंग आ रही है वो है चाइना। चाइना एंटर करने का एक रास्ता ये है, और एक रास्ता दूसरा है जो साउथ ईस्ट एशिया से जाता है। हमने ये पर्टिकुलर रूट क्यों चुना, उसकी दो वजह थी। एक तो ये रास्ता छोटा था, और काफ़ी सालों के बाद ये खुला था। जब हम गए थे 2018 में, इससे पहले एक अर्थक्वेक आया था, और 7-8 साल के लिए ये रास्ता बंद था। दूसरा हमारा इंटरेस्ट ये था, और स्वार्थ यूँ कहिए कि हमारी लालच थी या स्वार्थ था, कि हमें माउंट एवरेस्ट वाला वो जो हिस्सा है वो देखना था, और वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम माउंट एवरेस्ट ऊपर तो नहीं गए, लेकिन हमने माउंट एवरेस्ट का बेस ज़रूर देखा। उसके अलावा हमने पूरा तिब्बत क्रॉस किया, और तिब्बत जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए उसको दुनिया की छत कहा जाता है। मीलों दूर तक लंबा इलाका, 14,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर आप मीलों तक लगातार आपको सेम सड़क नज़र आ रही है, और चारों तरफ 360 डिग्री का होराइजन, जो अपने आप में देखने में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। और उसके बाद हम गए पूरा चाइना क्रॉस करते हुए चाइना का जो आखिरी शहर था, जिसका नाम था काशगर। तो काशगर जो है वो चाइना और किर्गिस्तान का बॉर्डर है, वो बॉर्डर टाउन उसको बोलते हैं। तो हमने पहले किर्गिस्तान एंटर किया, किर्गिस्तान के बाद हम गए उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के बाद हम गए कज़ाकिस्तान, और कज़ाकिस्तान से हमने एंटर किया रशिया, और पूरा रशिया हमने क्रॉस किया। और रशिया का जो आखिरी कोना है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से हमने एंटर किया यूरोप। अब जब आप इस सेंट्रल एशिया में होते हैं या रशिया में होते हैं, तो आप एक दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान होके जाता है। तुर्कमेनिस्तान से आप आगे टर्की जा सकते हैं, या रशिया से आप लैटविया जा सकते हैं, और लैटविया भी यूरोप का हिस्सा है। पर हमने क्योंकि सारा वो इलाका देखना था जो ऊपर का था, इसलिए हमने लंबा रास्ता चुना। हम लोग पहुंचे सेंट पीटर्सबर्ग, और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया का आखिरी बॉर्डर टाउन है, और वहाँ से आप एंटर करते हैं यूरोप में। और यूरोप का जो पहला जो मुल्क आता है उसको बोलते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक कंट्रीज कहे जाते हैं, वो हमने तीनों करे। वहाँ से हम लोगों ने शिप पकड़ा, और शिप पकड़ के हम लोग एस्टोनिया से गए फिनलैंड। फिनलैंड के आगे वहाँ पर 4 कंट्रीज हैं जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। पहले हम लोग 2 दिन फिनलैंड में रुके, और उसके बाद हम वापस आए। वापस आके फिर हमने शिप पकड़ा, और ओवरनाइट जर्नी थी, और हम स्वीडन पहुंचे। स्वीडन हमने किया, स्वीडन से हम लोग गए नॉर्वे, नॉर्वे से गए डेनमार्क, और डेनमार्क से फिर हम जर्मनी होते हुए नेदरलैंड गए। नेदरलैंड को अगर आप नक्शे पे देखेंगे, नेदरलैंड के साथ ही बेल्जियम है, और बेल्जियम से यूके जो है वो बड़ा नज़दीक है, आप फेरी के द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन हमें तो कीड़ा था, हमें तो पूरा यूरोप करना बाकी था। और यूरोप के अंदर जो शेंगन कंट्रीज हैं वो तकरीबन 26 कंट्रीज हैं, जिसमें से हमने 25 के 25 सारे करे। एक कंट्री रह गया था ग्रीस, वो हम किसी वजह से नहीं कर सके थे। नेदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड बोलते हैं, वहाँ से हम वापस गए उल्टे बांस बरेली को। और कहाँ पहुँचे हम? अगर आप नक्शे में देखेंगे तो जहाँ पर हम लैटविया में हम थे, लैटविया से चेक रिपब्लिक, जिसकी राजधानी प्राग है, वो बिल्कुल नज़दीक है। और हम पूरा ऊपर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होकर घूम के हम नेदरलैंड आए थे, और वापस हम फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ चल पड़े। तो ईस्टर्न यूरोप जाने के लिए हमने सारा जर्मनी दोबारा क्रॉस किया, और जर्मनी क्रॉस करके हम पहुंचे चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक हमने किया, उसके बाद हम नीचे आए पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, एंड स्विट्ज़रलैंड से हम वापस फिर इटली गए। वहाँ से हम गए मोनाको से के बाद हम गए स्पेन के बाद फिर हमने फ्रांस का कुछ हिस्सा किया, और वहाँ से हम पहुँचे पोर्चुगल, और पोर्चुगल से फिर हम स्पेन होते हुए ऊपर आए, और लिechtenstein और बेल्जियम वो सारा हमने किया, और फिर वापस फ्रांस आके वहाँ से हमने शिप पकड़ा, जो कि एक जगह है जिसको बोलते हैं फ्रांस में कैले। कैले से वो शिप जाता है जो कि लंदन आपको लेके जाता है, और लंदन का जो पोर्ट है उसको बोलते हैं डोवर। तो हम वहाँ गए। तो इस तरीके से आप गिनेंगे तो तकरीबन 30 कंट्रीज हमने यूरोप में करे यहाँ से लंदन जाने के लिए। रास्ते और भी बहुत सारे हैं। आप सेंट्रल एशिया से आप तुर्कमेनिस्तान होकर टर्की से भी जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट का हिस्सा भी कवर कर सकते हैं। तो ये जब आप नक्शा उठाएंगे तो बहुत सारे रूट्स हैं,
और मैं आपको अपने इस वीडियो के नीचे लिंक में वो सारे रूट्स बता भी रहा हूँ कि आप कौन कौन रूट से जा सकते हैं। तो मैंने भी आपको बताया जो रूट हमने किया। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की। तो साउथ ईस्ट एशिया मतलब बैंकॉक तो आप लोग गए होंगे ना बहुत बारी। तो बैंकॉक खाली साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत खूबसूरत जगह है देखने वाली। तो आइए बताता हूँ कौन कौन सी है। यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, इंडिया सारा क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट होते हुए आप जाएंगे मणिपुर यानी कि इम्फाल। और वहाँ पर एक बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं मोरे बॉर्डर। और मोरे बॉर्डर जो है वो इंडिया और बर्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं आजकल, उसका वो बॉर्डर है। वहाँ पर एक लोहे का ब्रिज है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ब्रिज। और वहाँ पर एक नया अभी कस्टम हाउस बना है, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ, कस्टम ऑफिसर बहुत ही अच्छे हैं। तो वहाँ से आप एंटर करते हैं म्यांमार, और म्यांमार बहुत ही खूबसूरत है। म्यांमार आप क्रॉस करिए और म्यांमार क्रॉस करने के बाद आप जाएंगे लाओ। लाओ मतलब लाओस। तो लाओ जाने के लिए आपको थाईलैंड का कुछ हिस्सा कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लाओस जा सकते हैं। अभी दूसरा रास्ता वो खुला नहीं है। सो आप पहले थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड के बाद थोड़ा सा रास्ता कवर करके आप थाईलैंड अभी रुकिए मत, क्योंकि मैं आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूँ। तो आप पहले लाओस जाइए। तो लाओस से आप चाइना जा सकते हैं, और चाइना से वो रास्ते में जाने का एक और फायदा है कि आप जो मेनलैंड का जो हिस्सा है यानी कि ग्वांगझो, बीजिंग, शंघाई और वो सारा हिस्सा जहाँ पर आप वॉल ऑफ चाइना भी देख सकते हैं, वो रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन वो रास्ता कम से कम 3 से लेकर 5,000 किलोमीटर तक लंबा है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट चुना हुआ है। वहाँ से आगे आप मंगोलिया भी जा सकते हैं। सो एनीवे वो एक अलग पार्ट है। इंटरनली आप जब जा रहे हैं चाइना तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो एक अलग बात है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब आप लाओस पहुँचे थाईलैंड से, तो लाओस से आप जाइए वहाँ से कंबोडिया और वियतनाम करिए। वियतनाम से आप थाईलैंड आइए, थाईलैंड से आप जाइए वहाँ से मलेशिया से आगे आप जा सकते हैं सिंगापुर। सो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक छोटा सा रास्ता आता है जो कि वहाँ पर एक ओशन सा है, और उसके लिए आपको फेरी के द्वारा वो क्रॉस करना पड़ता है। तो आप वहाँ से आप सिंगापुर जा सकते हैं। सिंगापुर से आप इंडोनेशिया भी जा सकते हैं, और उसके लिए भी आपको छोटी वो फेरी है वो यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ ही घंटों का रास्ता है। तो आप इंडोनेशिया भी जा सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि वापस कैसे आया जाए। सो अगर आप वापस अपनी गाड़ी के द्वारा आना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल रास्ता है। तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी के द्वारा सीधा आइए वापस सिंगापुर से मलेशिया, और मलेशिया से थाईलैंड, और थाईलैंड से सीधा आप आइए म्यांमार, और फिर आपका इंडिया आ गया म्यांमार से। तो एक तो रास्ता शॉर्टेस्ट रूट यही है। और अगर आप थके हैं और नहीं आना चाहते तो आप अपनी गाड़ी जो है वो सिंगापुर से शिफ्ट कर दीजिए, तो या वो चेन्नई आ जाएगी या वो मुंबई आ जाएगी। तो वहाँ से आप गाड़ी रिलीज करके ले आइए, 10 दिन लगते हैं गाड़ी आने में। सो ये तो थे वो 2 हिस्से जहाँ पर आप अपनी गाड़ी के द्वारा थ्रू एंड थ्रू सरफेस टू सरफेस जा सकते हैं, और थोड़ा सा जो भी हिस्सा है वो ओशन का वो फेरी के द्वारा कवर किया जा सकता है। तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिसमें साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको सारा बता दिया, और साउथ ईस्ट एशिया बहुत खूबसूरत है, ज़रूर जाना चाहिए, सारे वो मुल्क देखने चाहिए। खासतौर से कंबोडिया और वियतनाम बहुत सुंदर है, और ये आपने देखे ही होंगे। थाईलैंड और मलेशिया और सिंगापुर तो इंडियन टूरिस्ट बहुत जाते रहते हैं, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट हैं जो वियतनाम और कंबोडिया वाला हिस्सा या लाओस वाला हिस्सा भी करते हैं। तो वो देखने लायक है, और जब आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको ये सारे कंट्रीज करने चाहिए। सो ये तो बात थी अपनी गाड़ी द्वारा सड़क मार्ग से जाने की, जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटा सा ही आता है हिस्सा जो ओशन का आप क्रॉस करते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर आप इंडिया से आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, और आप कहते हैं कि मैं सड़क से भी जाऊँगा और यहाँ से मैं गाड़ी शिफ्ट नहीं करता हूँ, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि यहाँ से आप इंडिया से जाइए बाय रोड सिंगापुर तक, और सिंगापुर से अपनी गाड़ी जो है वो शिफ्ट कर दीजिए, और वो आपको ले जाएगी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ जाके आप मेलबर्न उतरिए, और मेलबर्न से अपनी गाड़ी जो है वो लेके सारा ऑस्ट्रेलिया आप घूम सकते हैं। वहाँ से फिर आप अपनी गाड़ी शिफ्ट करके न्यूजीलैंड जा सकते हैं और सारा न्यूजीलैंड घूम सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से सीज़न में जाएं। तो कहने वाले तो ये कहते हैं, आप जिनसे भी मर्जी पूछिए तो वो कहेंगे यार जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप करते हो, और ख़ास तौर से आप दिल्ली से लंदन की बात करते हो, तो यू शुड अवॉइड 2 सीजन। कौन कौन से 2 सीजन्स हैं? एक, जब इंडिया से आप जाते हैं तो बरसातें आप अवॉइड करिए, और दूसरा जब आप यूरोप में होते हैं तो वहाँ पर आप विंटर अवॉइड कीजिए। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि हम लोगों ने दोनों ही अवॉइड नहीं करे। हम निकले थे यहाँ 7 जुलाई 2018 को, और जुलाई के महीने में ताबड़तोड़ बरसातें हो रही थी। तो यहाँ से लेकर नेपाल, और नेपाल से लेकर आगे चाइना, और चाइना जाने की वो सड़क बरसातों करके इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जिसका कोई हाल नहीं है। पर हमने वो रास्ता सारा कवर किया। लेकिन उसके लिए आपको 2 ही चीज़ें चाहिए। आपको स्किल चाहिए, ऐसे बरसातों में जब पानी भरा हो और वहाँ गाड़ी चलाने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जब पानी भरा होता है और आपको पता नहीं होता वो कितना गहरा है, और वहाँ से मड स्लाइड हो रहा है,
तो नुकसान होने के या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर आपको सेफ ट्रैवल करना है तो आप बरसातों में मत जाएं, उससे पहले जाएं। फिर बात करते हैं जब आप आगे जाते हैं तो क्या होता है। तो हम लकी थे, तो हमने तो चारों सीज़न देखे। तो जब हम निकले थे तो जुलाई था, तो बरसातें देखी। उसके बाद जब हम आगे पहुँचे चाइना में, तो चाइना में वहाँ पर था गोबी डेजर्ट में 52 डिग्री का कड़कती हुई धूप और वो कड़कता हुआ मौसम गर्मी का, हमने वो भी देखा। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो तिब्बत का वो हिस्सा जहाँ पर उस मौसम में स्नोफॉल नहीं होता, लेकिन वी सॉ द अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल। रात को हम गाड़ी खड़ी करके सो रहे थे और सुबह 3:30 बजे अचानक ठंड लगी तो देखा कि स्नोफॉल हो रहा है। तो उस अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल का भी हमने आनंद लिया। उसके बाद फिर जब हमने रशिया से हम जिस वक्त हम पहुँचे, एस्टोनिया पहुँचे, तो तब तक सितंबर का महीना था, तो फॉल शुरू हो चुका था। नॉर्मली नवंबर से लेकर जो जनवरी तक वहाँ पर माना जाता है कि वो विंटर मंथ्स होते हैं, तो वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। मैं और आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। तो जब आप एंटर करते हैं फॉल में यूरोप, इट्स ब्यूटीफुल टू सी कैसे वो पत्ते जो हैं पहले पीले होते हैं, उसके बाद फिर नारंगी होते हैं, फिर वो ब्राउन होते हैं, फिर वो झड़ते हैं और पूरे जितने पेड़ आपको बिल्कुल बंजर नज़र आते हैं, और उसके बाद फिर बर्फ़ गिरती है उन पेड़ों के ऊपर। तो वो सारे मौसम, वो चारों मौसम, हमने उन चारों मौसम का आनंद लिया। और जब हम यूरोप पहुँचे तब वो नवंबर और दिसंबर के महीने थे, तो बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी थी, तो हमने उनका भी आनंद लिया। सो जब आप यूरोप में होते हैं और वो विंटर मंथ होते हैं, तो वहाँ पर एक अलग मसला होता है गाड़ी चलाने का। तो मैं आपको एक अलग एपिसोड में उसके बारे में भी बताऊंगा कि जब आप विंटर में हो तो वहाँ आपको गाड़ी किस तरीके से चलानी चाहिए। उसके एक पूरा अलग एपिसोड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो फिलहाल तो बात यह है कि एक आप बरसातें अवॉइड करें और दूसरा वहाँ का विंटर अवॉइड करें, तो सेफ ड्राइविंग है। और जब आप में जुनून और पागलपन हो तो फिर वो कुछ देखता नहीं है, जैसे कि हमने नहीं देखा। तो हमने तो सारे ही मौसम का आनंद लिया और हम गए। पर ये कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी वाली बात नहीं है, मूर्खता हो गई अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। हाँ, छड़े बंदे हो, यार दोस्त हो, तो फिर आप थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। सो आज के एपिसोड में हमने बात करी कि यहाँ से आप कैसे सड़क मार्ग के द्वारा आप कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में, कौन कौन से कंट्रीज़ में जा सकते हैं, और दूसरी हमने बात करी कि आपको कब जाना चाहिए। सो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट को लेके। सो वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा होगा और आप उससे भी लाभ उठा सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है ये आपके लिए लाभदायक होगी और आप इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठा सकेंगे। और कल मैं आपको मिलूँगा, लाइव होऊंगा आपके साथ। तो जब कल मैं आऊँगा तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वो सवाल आज के एपिसोड से मुतल्लिक होने चाहिए, आज से एपिसोड से संबंधित होने चाहिए, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन क्वारीज जो मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और उसके बारे में आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, सो यू आर फ्री टू आस्क। सो मिलते हैं कल फिर आपसे दोबारा लाइव ऑन फेसबुक। तब तक आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रैवल बाय द टर्बन ट्रैवलर। नमस्कार।